एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई की आम्रपाली वनांचल सिटी कॉलोनी में आस्था और श्रद्धा का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एमपी हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित इस कॉलोनी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 14 मई 2026 को किया जाएगा। 250 परिवारों वाली इस कॉलोनी में लंबे समय से एक सार्वजनिक मंदिर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। कॉलोनी वासियों के सामूहिक सहयोग और समर्पण से बने इस मंदिर ने पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया है। उद्घाटन समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की गरिमामय उपस्थिति में मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी शामिल होंगे, जिससे यह आयोजन एक भव्य धार्मिक उत्सव में बदलने जा रहा है। दुर्ग जिले के कुम्हारी वार्ड नंबर 4 में दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक मकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भयावह थी कि अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद घर के अंदर से 4 शव बरामद किए गए, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिलेंडर विस्फोटक की असली वजह क्या थी। प्रशासन ने लोगों को गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की अपील की है। दुर्ग बस स्टैंड, जहां से हर दिन सैकड़ों यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वर्षों से संचालित इस बस स्टैंड पर आज तक यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, न ही पंखे की सुविधा और लंबे समय तक पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाल ही में नगर निगम द्वारा एक वाटर कूलर जरूर लगाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों तक यात्रियों को पानी के लिए भटकना क्यों पड़ा। बस स्टैंड की इमारत अब जर्जर हो चुकी है। वहीं शादी विवाह के सीजन में जहां भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे हालात और बद से बदतर होते जाते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टैंड पर नशेड़ियों का जमावड़ा और अवैध ठेले खोमचे वालों का कब्जा यात्रियों के लिए परेशानी और असुरक्षा का कारण बन रहा है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम कार्यालय बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नजर इस समस्या पर नहीं पड़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेगी दुर्ग बस स्टैंड की बदहाल तस्वीर। दुर्ग में ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 56 के रहवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से कचरा निष्पादन की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अब फिर उसी जगह पर ट्रेंचिंग ग्राउंड या कचरा सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। वार्ड वासियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इस प्रस्ताव को लागू किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस पूरे विरोध के पीछे एक और वजह सामने आई है कि पहले दिए गए आवेदन के जवाब में पार्षद को कानूनी कार्यवाही की चेतावनी वाला नोटिस जारी किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब वार्ड वासियों ने 2 टूक कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 3 राजीव नगर निवासी रितेश ठाकुर पर अचानक 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जितेश रात करीब 1:30 बजे अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे घेर लिया और लाठी, सब्बल, चाकू से हमला कर दिया। हमले में जितेश ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसे बचाने आए उसके बड़े भाई राहुल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें रायपुर के मेकाहार अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं चाचा का बेटा नेहरू ठाकुर भी इस हमले में घायल हुआ है। पुलिस ने अब तक 7 से 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में उस समय
हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 15 वर्षीय अखिलेश धीवर की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बच्चों ने शाम को तरबूज खाया था और रात में चिकन खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। हालांकि असली वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद होगा। फिलहाल 3 अन्य बच्चे हितेश, पिंटू और श्री का अस्पताल में इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल भी जांच के लिए भेजा जा सकते हैं और रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। कोरबा में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्जनों भर दुकानों से लिए गए खाद्य सैंपल की जांच में कई नमूने फेल पाए गए हैं। इसके बाद एडीएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कई दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया है। दर्री स्थित स्वाद रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जय श्री कृष्ण डेली नीड्स पर 60,000, मुरली होटल और बीकानेर स्वीट्स पर 50-50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा युवराज ट्रेडर्स, श्याम स्वीट, शुभम डेयरी और अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिन पर जल्द सुनवाई होगी। वहीं डिज्नीलैंड मेले का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने खाद्य लाइसेंस डिस्प्ले करके हानिकारक रंगों के उपयोग को कम करने और एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी न बेचने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद शहर के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। तस्कर अब फेरी वाले बनकर कपड़े बेचने के बहाने गांजा सप्लाई कर रहे थे। महासमुंद और धमतरी जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे ही अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और संदिग्ध बाइक सवारों को रोका। बाइक पर कपड़ों के गट्ठों के बीच गांजा छिपाया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने लोहे से बने सीक्रेट चेंबर मिले, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा रखा गया था। महासमुंद में अलग अलग कार्रवाई में करीब 215 किलो समेत कुल सैकड़ों किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं धमतरी में भी 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त किया गया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि गांजा उड़ीसा से लाकर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सल डंप का खुलासा किया है। जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम शामिल रही। बरामद सामग्री में 1 करोड़ 1,64,000 रुपए से ज्यादा की नकदी, AK-47, SLR, इंसास और 303 जैसी घातक राइफलें भी शामिल हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कारतूस, बीजीएल सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। इतना ही नहीं, नक्सल वर्दी, संचार उपकरण और अन्य दैनिक उपयोग के सामान भी मौके से बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बीते 1 महीने में अबुझमाड़ के जंगलों से लगातार नक्सली सामान और हथियार बरामद हो रहे हैं, जो सुरक्षा बलों की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड का ग्राम कल्या आज एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पिछले 10 वर्षों से इस गांव में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। हालात ये हैं कि गांव की गलियों में नशे का बोलबाला है और युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में आती जा रही है। नशे का असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है। गांव में शादी ब्याह तक रुक गए हैं। दूसरे गांव के लोग यहाँ रिश्ते जोड़ने से साफ इनकार कर रहे हैं, जिससे कई युवाओं की उम्र निकलती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस और आबकारी विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार अब बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में अपर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस बार कोई ठोस कदम उठाता है या फिर गांव का भविष्य यूं ही नशे की भेंट चढ़ता रहेगा। अब
डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। असम में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार बन गई है। गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा अब असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 4 विधायकों रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेओंग ने मंत्री पद की शपथ ली। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यह एनडीए सरकार की राज्य में लगातार तीसरी पारी है, जिनसे 2026 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 102 सीट पर जीत दर्ज कर विपक्ष को करारी शिकस्त दी है, जिससे बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल में कथित नगर निगम भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक पूछताछ में सहयोग न करने और बयानों में विसंगतियां पाए जाने के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ईडी का दावा है कि वर्ष 2014 से 2018 के बीच साउथ दमदम पर नगर निगम में कथित तौर पर अवैध भर्तियां कराई गई, जिसके बदले पैसे और फ्लैट लिए गए। इससे पहले भी ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और नकदी बरामद की थी। यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज जांच से जुड़ा हुआ है, जिससे कई नगर निकायों में कथित अनियमितताओं की जांच जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। तमिलनाडु में नई सरकार बनते ही फैसलों की रफ्तार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विजय थलापति ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए राज्य भर में 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। इन दुकानों में वो दुकानें शामिल हैं जो मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों के पास संचालित हो रही हैं। तमिलनाडु में फिलहाल TASMAC के तहत कुल 4,765 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनसे राज्य को हर साल करीब 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद सरकार ने सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, इससे पहले NK स्टालिन सरकार ने करीब 500 दुकानों को बंद करने का फैसला लिया। अब नई सरकार इस कदम को सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल के तौर पर पेश कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। 3 दिन के अस्थायी सीज फायर की अवधि खत्म होते ही कीव पर ड्रोन हमला किया गया, जिससे एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। सीज फायर के दौरान बड़े हमले नहीं हुए थे, लेकिन यूक्रेनी एयरफोर्स ने ड्रोन लॉन्च और क्रीमिया के बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से यह अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों को राहत देना और कूटनीतिक बातचीत के लिए समय देना था। डोनाल्ड ट्रंप की पहल और रूस के विक्ट्री डे समारोह के चलते यह 3 दिन का सीज फायर लागू हुआ था, जिसमें युद्धबंदियों की अदला बदली भी शामिल थी। अब सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से हमले शुरू होने से शांति वार्ता की संभावनाओं पर अनिश्चितता गहरा गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। जानकारी के मुताबिक यह धमाका लक्की मारवत के एक भीड़ भाड़ इलाके वाले बाजार में हुआ, जहां विस्फोटक से भरे एक लोडर रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 23 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान भी शामिल हैं। धमाके के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ता और बचाव दल 1122 की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ा दी है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के सामने सुरक्षा चुनौती और गहरी होती गई। आज के समाचार यहीं तक। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।